ऑडियोटन पुस्तक का नाम प्राणायाम से आदि व्याधि निवारण। नंबर 1, प्राण आकर्षण प्राणायाम। विविध प्रयोगों के लिए प्राणायाम की विभिन्न प्रक्रियाएं निर्धारित की गई हैं, जिनमें से एक है प्राण आकर्षण प्राणायाम। कहा जा चुका है कि इच्छा, भावना और संकल्प का पुट जुड़ने से क्रियाएं प्राणवान बनती तथा अभीष्ट परिणाम प्रस्तुत करती हैं। प्राण आकर्षण प्राणायाम की सफलता पूरी तरह संकल्प शक्ति की दृढ़ता के ऊपर निर्भर करती है। प्रक्रिया इस प्रकार है। प्राणायाम के लिए सर्वोत्तम समय प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का है। कारण यह है कि उस समय अंतरिक्ष में प्राण तत्व का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है तथा विशेष प्रकार की चैतन्य धाराएं सूक्ष्म केंद्रों से समूचे ब्रह्मांड में प्रवाहित होती हैं। करने को तो कभी भी प्राणायाम किया जा सकता है, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, पर प्रातःकाल जैसा लाभ अन्य समय में नहीं मिल पाता। अस्तु प्राणायाम के लिए सबसे श्रेष्ठ समय प्रातःकाल को ही माना जाता है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके सहज आसन में बैठे, दोनों हाथ घुटनों पर हों, मेरुदंड सीधा व आंखें बंद। ध्यान करें कि अखिल आकाश में तेज और शक्ति से ओतप्रोत प्राण तत्व हिलोरे ले रहा है। गर्म भाप के सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई बादलों जैसी शक्ल में प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला आ रहा है और प्राण उफान के बीच हम निश्चिंत, शांतचित्त, निर्विकार एवं प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचना आरंभ करें तथा भावना करें कि प्राण तत्व उफनते हुए बादलों को हम अपनी सांस द्वारा भीतर खींच रहे हैं। जिस प्रकार पक्षी अपने घोंसले में, सांप अपने बिल में प्रवेश करता है, उसी प्रकार अपने चारों ओर बिखरा हुआ प्राण प्रवाह हमारी नासिका द्वारा सांस के साथ शरीर के भीतर प्रविष्ट हो रहा है और मस्तिष्क, छाती, हृदय, पेट, आंतों से लेकर सम्मत अंगों में प्रवेश कर जाता है। जब सांस पूरी खींच लें तो उसे भीतर रोकें और भावना करें कि जो प्राण तत्व खींचा गया है उसे हमारे भीतरी अंग प्रत्यंग सोख रहे हैं। जिस प्रकार मिट्टी पर पानी डाला जाए तो उसे सोख लेती है, उसी प्रकार हमारे अंग सूखी मिट्टी के समान है और जल रूपी इस खींचे हुए प्राण को सोखकर अपने अंदर सदा के लिए धारण कर रहे हैं। साथ ही प्राण तत्व में सम्मिलित चेतना, तेज, बल, उत्साह, साहस, धैर्य, पराक्रम जैसे अनेक तत्व हमारे अंग प्रत्यंग में स्थिर हो रहे हैं। जितनी देर सांस आसानी से रोकी जा सके उतनी देर रोकने के बाद धीरे धीरे सांस बाहर निकालना चाहिए। साथ में ये भावना करें कि प्राण वायु का सार तत्व हमारे अंग प्रत्यंगों द्वारा खींच लिए जाने के बाद अब उसी प्रकार विकार युक्त वायु के माध्यम से बाहर निकाला जा रहा है, जैसे कि मक्खन निकाल लेने के बाद निस्सार दूध हटा दिया जाता है। शरीर, मन और मस्तिष्क के जो विकार थे वे सब इस निकलती हुई सांस के साथ धुल रहे हैं और काले धुएं के समान अनेक दूषणों को लेकर बाहर निकल रहे हैं। पूरी सांस बाहर निकालने के बाद कुछ देर सांस रोके रहें, अर्थात बिना सांस के रहें और भावना करें कि अंदर के जो दोष बाहर निकाले गए थे उनको वापस ना लौटने देने की दृष्टि से दरवाजा बंद कर दिया गया है और वे बहिष्कृत होकर अपने से बहुत दूर उड़े चले जा रहे हैं। यह प्राण आकर्षण की पूरी प्रक्रिया है, जिसे आरंभिक चरण में 5 की संख्या में आरंभ करना चाहिए, अर्थात उपरोक्त प्रक्रिया 5 बार दोहराई जाए। हर महीने एक प्राणायाम बढ़ाया जा सकता है। यह प्रक्रिया क्रमशः बढ़ाते हुए वर्ष की अवधि में आधे घंटे समय तक पहुंचाई जा सकती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। आत्मिक प्रगति में मानसिक ही नहीं शारीरिक अवयवों की मलिनता एवं निष्क्रियता भी बाधक बनती है। स्थूल अंग प्रत्यंगों के परिशोधन के लिए आसन, व्यायाम, बंध
मुद्रा के विविध योगिक उपचारों का वर्णन योग ग्रंथों में आता है, जो शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म शरीर नाड़ी गुच्छकों से बना होता है। इन उपचारों की पहुंच उस तक नहीं होती है। उसका परिष्कार के लिए प्राणायाम की विशेष प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। प्राण प्रक्रिया द्वारा नाड़ी शोधन होने से प्राण संचार की व्यवस्था ठीक बनती तथा मलिनता जन्य निष्क्रियता दूर हो जाती है। फलतः आत्मिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। पर यह तथ्य सदा स्मरण रखा जाना चाहिए कि योग ग्रंथों में प्रयुक्त किया गया नाड़ी शब्द शरीर शास्त्रियों द्वारा बताई गई नसों के लिए नहीं, नाड़ियों के संपर्क से चलने वाले प्राण प्रवाह के लिए प्रयुक्त किया गया है। शरीर शास्त्रियों के अनुसार शारीरिक नाड़ी संस्थान में जब गड़बड़ी होती है तो रक्त संचार में बाधा पहुंचती है और कई प्रकार के व्यतिरेक उत्पन्न होते हैं। ऐसे अकड़े नाड़ी तंतु रक्त का दबाव ठीक प्रकार न सह सकने के कारण दर्द से पीड़ित रहते हैं। संसार व्यवस्था में व्यतिरेक से शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को समुचित परिमाण में रक्त की मात्रा नहीं मिल पाती। फलतः वे भी अशक्तता की स्थिति में अपना काम भली भांति पूरा नहीं कर पाते। शरीर की गंदगी का विजातीय तत्वों का निष्कासन ना हो तो भीतर ही भीतर विषाशक्तता बढ़ती है तथा क्रमशः जीवनी शक्ति घटती है। विषाशक्तता के बढ़ने और जीवनी शक्ति के घटने से ही विविध रोगों का आक्रमण होता है और मनुष्य दुर्बल तथा रुग्ण बनता चला जाता है। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर की विद्युत नाड़ियों में गड़बड़ी उत्पन्न होने से भी ठीक ऐसी ही अव्यवस्था उत्पन्न होती है। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि टेलीफोन तथा बिजली के तारों में कहीं मध्यवर्ती अवरोध उत्पन्न हो जाने पर विद्युत प्रवाह रुकता तथा सप्लाई बंद हो जाती है। सूक्ष्म नाड़ी मंडल की अव्यवस्था का प्रभाव समूचे सूक्ष्म शरीर प्राण शरीर के ऊपर पड़ता है। फलस्वरूप अनेक प्रकार के शारीरिक व मानसिक व्यतिरेक दिखाई पड़ते हैं जो साधक के लिए चट्टान की भांति अवरोधक सिद्ध होते हैं। मन न लगने, जी उचटने, मन का चलायमान होने जैसी कितनी ही शिकायतें अधिकांश साधक करते रहते हैं। साधना संबंधी विधि विधानों का ठीक प्रकार से पालन करते हुए भी वे आगे बढ़ नहीं पाते। अध्यात्म विज्ञानियों ने उनका प्रमुख कारण बताया है नाड़ियों की प्राण संचार व्यवस्था की विकृति। अस्तुतः यह आवश्यक हो जाता है कि योगाभ्यास आरंभ करते हुए सूक्ष्म नाड़ी संस्थान के परिशोधन का प्रयत्न किया जाए। इसकी अपेक्षा करने से साधना के उच्च स्तरीय सोपानों पर चढ़ पाना तथा अभीष्ट लाभ उठा सकना कठिन पड़ता है। यह सच है कि मस्तिष्क में ध्यान की धारणा से नादा अनुसंधान प्राण संदोह त्राटक आदि से प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न होती है, पर उपरोक्त गड़बड़ी से सूक्ष्म अवयवों में ऊर्जा का समुचित वितरण नहीं हो पाता। यह अवरोध सूक्ष्म शरीर को बलिष्ठ बनाने के उद्देश्य से किए गए प्रयत्नों को सफल नहीं होने देता। यही कारण है कि जिस प्रकार शारीरिक परिशोधन में रक्त संचार प्रणाली को ठीक करने पर महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार आत्म विकास की साधनात्मक पद्धतियों में सूक्ष्म नाड़ी संस्थान के परिशोधन को प्राथमिकता दी जाती है। आत्मवेताओं के अनुसार मेरुदंड के अवस्थित ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यद्यपि मस्तिष्क के साथ जुड़ा रहता है, पर उसकी मूलभूत गतिविधियां स्वयं संचालित हैं। मस्तिष्क के साथ उसका संबंध होते हुए भी घनिष्ठता एवं नियंत्रण की स्थिति नगण्य है। शरीरगत महत्वपूर्ण गतिविधियां मेरुदंड से निकलकर सर्वत्र फैलने वाले स्नायु मंडल से संचालित होती हैं। उसका संचालन सूक्ष्म सुषुम्ना में अवस्थित है, मस्तिष्क में नहीं। इसलिए आत्मविज्ञान में मेरुदंड को भी एक तरह का मस्तिष्क मेरुधुरी
सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस कहकर समाधान करना होता है। शरीर वैज्ञानिक सुषुम्ना को मेरुदंड के भीतर दोनों ओर नीचे से ऊपर तक समानांतर चलने वाले स्नायु गुच्छकों की श्रृंखला मानते हैं। यह स्वसंचालित है। इसे अपना क्रियाकलाप जारी रखने के लिए किसी बाह्य प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस श्रृंखला का वाम पार्श्व इड़ा, दाहिना पार्श्व पिंगला और मध्यवर्ती समन्वित भाग सुषुम्ना कहा जाता है। ये तीनों ही परस्पर एक दूसरे से घनिष्ठता पूर्वक संबंध है, पर उनके भीतर चलने वाले विद्युत प्रवाह के आरोह अवरोह को देखते हुए उपरोक्त वर्गीकरण किया गया है। यूं तो योग ग्रंथों में 72,000 नाड़ियों का उल्लेख किया जाता है, पर उनमें से प्रमुख 14 ही मानी जाती हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: पहला सुषुम्ना, दूसरा इड़ा, तीसरा पिंगला, चौथा गंधारी, पांचवा हस्तजिह्वा, छठा कुहू, सातवां सरस्वती, आठवां पूषा, नौवां शंखिनी, 10वां यशिश्वनी, 11 वारुणी, 12 अलंबुसा, 13 विश्वोधरा, 14 पयस्विनी। योग चूड़ामणि उपनिषद के द्वारा। इनमें भी सर्वोपरि 3 हैं: इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन्हें 3 शरीरों का, 3 लोकों का प्रतिनिधि बताया गया है। इनका नामकरण इस आधार पर किया गया है कि उनकी विशेषताएं, कार्य पद्धति एवं दिशा धाराएं क्या क्या हैं, उनकी सहायता से किन प्रयोजनों की पूर्ति व किन सफलताओं की प्राप्ति होती है। उल्लेख आता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न उपलब्ध हुए थे। इन 14 नाड़ियों को उसी स्तर के अनुदानों के लिए सूक्ष्म जगत से संबंधित सूत्र का काम करने वाली विद्युत धाराएं कहा जा सकता है। इन प्राण धाराओं को सूक्ष्म शरीर के साथ ही जगत में काम करने वाली चेतन धारा कहा जा सकता है। शरीरस्थ सूक्ष्म केंद्रियां, नाड़ी मंडल, मस्तिष्क और मेरुदंड को मिलाकर बना है। इन दोनों को जोड़ने वाला एक वाल्व है जिसे शरीर शास्त्र में मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। इस संस्थार का श्वास प्रश्वास की स्वसंचालित प्रक्रिया से सीधा संबंध है। मेरुदंड में पाई जाने वाली भूरी व सफेद मज्जा में भी वही तत्व पाए जाते हैं जो मस्तिष्क में है। दोनों में ही ग्रीन तथा व्हाइट मैटर पाए जाते हैं। इस पदार्थ का मेरुदंड से ठीक वैसा ही संबंध है जैसा कि मस्तिष्क का क्रेनियल कैविटी से। मस्तिष्क एवं मेरुदंड दोनों में ही सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य तैरते हैं। मेरुदंड के पीले भाग से होकर ब्रह्म नाड़ी मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक पहुंचती है। विशेष महत्वपूर्ण तथा चैतन्य तत्वों का सूक्ष्म प्राण संचार इसी पोले भाग से होकर होता है। सूक्ष्म नाड़ी मंडल का संक्षिप्त वर्णन इसलिए करना यहाँ अभिष्ट है ताकि उसकी उपयोगिता, उपादेयता एवं महत्ता को भली भांति समझा जा सके। उनसे समुचित लाभ उठा सकना तभी संभव है जबकि उनमें बहने वाला प्राण प्रवाह सुव्यवस्थित बना रहे तथा जमी विकृतियों का परिशोधन हो सके। नाड़ियों की मलिनता के कारण आत्मिक प्रगति संभव नहीं, ऐसा उल्लेख ग्रंथों में मिलता है। मलाकुलासु नाड़ीसु मारुतो नैव मध्यगः कथम सयादुन्मनि भावः कार्य सिद्ध कथम भवेत्। जब तक नाड़ी मल से व्याप्त है तब तक प्राण मध्यम अर्थात सुषुम्ना मार्ग में नहीं चल सकता, किंतु मल शुद्धि होने पर भी वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगा और जब तक मल नाड़ियों में विद्यमान है तब तक उन मनि भाव कहाँ। पुनः मोक्ष रूप कार्य की सिद्धि कैसे हो सकती है। मलाकुलासु नाडीसु मारुते नैव गच्छति प्राणायामः कथम
सिद्ध तत्व ज्ञानम कथम भवेत् तर्मादादोनाड़य शुद्धि प्राणायाम ततो भयसरित। महायोग विज्ञान अर्थात मलों से भरी हुई नाड़ियों में प्राणवायु अवरुद्ध रहता है। ऐसे अवरोधों की स्थिति में प्राणायाम कैसे सफल हो, इसलिए प्रथम नाड़ी शोधन करना चाहिए, पीछे प्राणायाम। शुद्धि मेति यदा सर्व नाड़ी चक्र मलाकुलम तदेव जायते योगी प्राण संग्रहणे क्षमः। मलों से भरी हुई नाड़ी चक्रों की जब शुद्धि हो जाती है तो योगी प्राण संग्रह करने में समर्थ होता है। प्राणायाम ततः कुयात्रियम सात्विक यागिद्या यथा सुषुम्ना नाड़ीस्यथा मलः शुद्धि प्रयांति च हठयोग प्रदीपिका। अतः सात्विक बुद्धि से नित्य प्रति प्राणायाम करना चाहिए, जिससे सुषुम्ना स्थित मल की शुद्धि होती है। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्याद् योगिनः स्तव दर्शिनः तथा विघ्न दोषश्च भवेदारम्भ संभव। जब नाड़ी शुद्धि होगी तब दोष शुद्ध होगा। उस स्थिति में योग का आरंभ संभव है। यदा तु नाड़ी शुद्धि स्यात् था चिन्ह निवाहत कायस्तु कृष्यता कांतिस्तदा जायते निश्चितम। जिस समय नाड़ियों की शुद्धि होती है उस समय के चिन्ह है शरीर में कृशता और क्रांति में निश्चित रूप से वृद्धि होना। नाड़ी शोधन प्राणायाम का संक्षिप्त विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। पालथी मारकर सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्ध आसन में अपने अभ्यास के अनुसार बैठा जा सकता है। कमर सीधी हो और नेत्र अध खुले। दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करें। बाएं से सांस खींचें और उसे धीरे धीरे नाभि चक्र तक ले जाएं। ध्यान करें कि नाभि स्थान में पूर्णिमा के पूर्ण चंद्रमा के समान पीतवत शीतल प्रकाश विद्यमान है। खींचा हुआ सांस उसे स्पर्श कर रहा है। जितने समय में सांस खींचा गया हो उतने ही समय तक भीतर रोकें और ध्यान करते रहें कि नाभि चक्र में स्थित पूर्ण चंद्र के प्रकाश को खींचा हुआ श्वास स्पर्श करके उसे शीतल और प्रकाशवान बना रहा है। जिस नथुने से सांस खींचा था उसी बाएं छिद्र से ही बाहर निकालें और ध्यान करें कि नाभि चक्र के चंद्रमा को छूकर वापिस लौटने वाला प्रकाशवान एवं शीतल वायु ईड़ा नाड़ी की छिद्र नालिकाओं को शीतल व प्रकाशवान बनाती हुई वापस लौट रही हैं। सांस छोड़ने की गति अत्यंत धीमी हो। कुछ देर सांस बाहर रोकें, बिना श्वास के रहें। बाहर से ही इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। जिस प्रकार बाएं नथुने से पूरक, कुंभक और रेचक तथा बाह्य कुंभक किया गया, उसी प्रकार दाहिने नथुने से भी करें। नाभि चक्र में चंद्रमा के स्थान पर इस बार सूर्य का ध्यान कीजिए तथा सांस छोड़ते समय भावना कीजिए कि नाभि स्थित सूर्य को छूकर वापस लौटने वाली वायु श्वास नली के भीतर उष्णता और प्रकाश उत्पन्न करती हुई लौट रही है। बाईं नासिका के छिद्र को बंद रखकर दाहिने से इस क्रिया को 3 बार करें। अब नासिका के दोनों छिद्रों को खोल दीजिए। दोनों से सहज क्रम से लंबा श्वास लीजिए और थोड़ी देर भीतर रोककर तथा मुंह खोलकर सांस बाहर निकालिए। यह क्रिया मात्र 1 बार ही करनी है। इस प्रकार 3 बार बाएं नासिका से सांस खींचते और छोड़ते हुए नाभि चक्र में चंद्रमा का शीतल ध्यान, 3 बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस खींचते छोड़ते हुए सूर्य के उष्ण प्रकाश का ध्यान और 1 बार दोनों छिद्रों से सांस खींचते हुए मुख से सांस निकालने की क्रिया। इन सबसे मिलकर ही एक पूर्ण नाड़ी शोधन प्राणायाम बनता है। आरंभ 3 प्राणायाम से करना। हर माह एक क्रमशः बढ़ाते हुए 7 माह में 10 तक इसकी संख्या पहुंचाई
जा सकती है।